अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन कराम, मीर जाफ़र और मीर सादक, इसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल इनके बारे में जानती नहीं है। ये क्या चीज़ थे, ये कौन थे और इन्होंने क्या किया था। तो मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, हर वो शख्स जो कौमी ख़जाने को लूटता है और अपने मुल्क कौम के साथ गद्दारी करता है, उसे मीर जाफ़र और मीर सादक के लक़ब से भी नवाजा जाता है, जैसे कि 1971 में भी किया गया था और आजकल भी इमरान खान इन हुक्मरानों को कहता फिर रहा है। नाज़रीन कराम, बंगाल को अकबर बादशाह के दौर 1592 में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो कई सूबे आज़ाद हो गए थे, जिनमें बंगाल भी सरफहरिस्त था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद 1756 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा। इस वक्त अंग्रेज अपना असलो रसूख बढ़ा रहे थे और तिजारत के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के किरदार में नकब लगाने में कोशिशां भी थी। अव्वल तो अंग्रेज़ों ने नवाब उल दौला की इजाज़त के बगैर अपनी तिजारती जगहों के इर्द गिर्द निसार बना लिए थे और वो सिराजुद्दौला की हमायतों की मुखालफत भी कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने तिजारती मराकज़ से नाजायज़ फ़ायदे उठाना भी शुरू कर दिए थे, जिसके सबब नवाब ने हमला किया और हमला करके कलकत्ता पर कब्ज़ा भी कर लिया। इसके बाद कलाइयों ने हमला वापस किया और कलकत्ता को वापस कब्ज़े से आज़ाद करवा लिया और नवाब से मुआहदा भी कर लिया। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का भी फैसला किया। इस तरह के कामों को अमले जामा तक पहुंचाने के लिए अंग्रेज़ हमेशा से साजिश ही करता आया है और दुश्मन के अहम करिंदों को इक़्तिदार का लालच या फिर पैसे जवाहरात देकर उन्हें खरीद लिया जाता था। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे अहम किरदार, और ये आप बोल रहे हैं कि उसका राइट हैंड मीर जाफ़र था। ये मीर जाफ़र इसकी फ़ौज का कमांडर और चीफ भी था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के साथ साजबाज करके साजिश का जाल फैला दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया गया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत 1757 ईस्वी में जंगे बलासिर हुई। अंग्रेज़ों की फ़ौज 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फ़ौज थी। 30 जून 1757 में बलासिर की इस जंग में मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को दगा दिया था और फ़ौज को लेकर नवाब से अलहदा हो गया था, जिसके नतीजे में नवाब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो अपनी जान को बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। फिर इसके बाद मीर जाफ़र के बेटे ने नवाब का ताक़ुब किया और ताक़ुब करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह जब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया तो सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र बंगाल का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन आमतौर पर उन्हें ईस्ट इंडिया के मुआहदों में बुरी तरह से जकड़ दिया गया और इस पर अंग्रेज़ गालिब आ चुके थे। मुख्तसर ये कि जंग के बाद अमलन बंगाल के इलाके में मुसलमानों के अरूज का सूरज गरूब हो गया। इसके बाद एक दूसरा अहम किरदार जो आजकल मलामती किरदार बन चुका है, वो है मीर सादक, जो टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आज़म भी था। हाँ, आप सब लोग ये जानते हैं कि टीपू सुल्तान बहादुर
दीनदार और बहुत नेक दिल इंसान भी था और हिंदुस्तान में मुसलमान की तारीख की आखिरी निशानी भी था, क्योंकि मुगल हुक्मरान जंग के बाद अंग्रेज़ों के हाथों में कठपुतलियों के सिवा और कुछ भी नहीं थे। जो अंग्रेज़ कहते थे मुगल सिर्फ वही कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हमायत भी हासिल थी, जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिस भी भाई ने नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो टीपू सुल्तान के नाम से पूरी प्ले लिस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप उसे पूरा वॉच कीजिएगा। जब टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हमायत हासिल थी, इसलिए वो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। मुकम्मल जंगी साजो सामान और साजिश का जाल फैलाने के बाद अंग्रेज़ों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने 1799 में पहले मैसूर पर और उसके बाद बंगाल पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया था। जनरल हैरिस की फौज में 60,000 बैल और बहुत ज़्यादा हाथी मौजूद थे। टीपू सुल्तान के सामने सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई, जो टीपू सुल्तान ने मुस्तरद कर दी थी। अप्रैल के आखिर में सरलंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेज़ों ने अपनी तोपें नस्ब कर दी और किले के ऊपर गोलाबारी बरसाना शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा सा शगाफ पड़ गया। 4 मई को मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेज़ों ने दोबारा हमला किया। मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन बागियों को बुलाया जो बागी फसील की उस शगाफ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनको मीर सादिक ने बुला लिया। इससे यह हुआ कि अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल होने में बआसानी कामयाब हो गई। जब टीपू सुल्तान को यह खबर मिली तो वो प्यादे दौड़े और मुश्तिर फ़ौज को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए। जब टीपू सुल्तान ने यह देखा कि सारे सिपाही अपनी कुव्वत को खो चुके हैं तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने उस दरवाजे को पहले ही बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान उस दरवाजे से बाहर ना जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की इस गद्दारी को मानते हुए उसी वक्त उसे कत्ल कर दिया था। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते ही शहीद भी हो गए थे। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरदीन, मीर कासिम अली और हिंदू वजीर मालियात पुरनियाज भी शामिल थे। यूं टीपू सुल्तान शेर की एक दिन जिंदगी और गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है कहकर शहादत के अजीम दर्जे पर फाइज होकर इस दुनिया को अलविदा कह गए और मीर सादिक एक इबरतनाक कहानी बनकर तारीख के औराक में हमेशा के लिए महफूज हो गया। नाज़रीन कराम, तारीख बताती है कि मीर जाफर और मीर सादिक 2 ऐसे किरदार थे जिन्होंने जंगे आज़ादी में अपनों को छोड़कर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। मीर जाफर नवाब सराजुद्दौला की फौज में एक कमांडर चीफ था। उसकी बदफितरती का ये आलम था कि उसने नवाब सराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके अंग्रेज़ों की साजिश को कामयाब करने के लिए रास्ता हमवार किया था, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अमलन कब्जा हो गया था। और जबकि मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान के दरबार में एक वजीर के ओहदे पर फाइज थे। मीर सादिक के बारे में मुत्तहिदा इतलात हैं। उन्होंने मैसूर की जंग में टीपू के साथ गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया मतलब अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसकी वजह से मैसूर में इस साजिश के बाइस, इस गद्दारी के बाइस टीपू सुल्तान को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था और टीपू सुल्तान इसी जंग में शहीद भी कर दिए गए थे। मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार तारीख के पन्नों में स्याह हरूफों से लिखा जा चुका है। ये दोनों गद्दार खुद तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे जानशीन छोड़ चुके हैं जो ना तो सिर्फ उनके
پیروکار پہ چل رہے ہیں، بلکہ ان کے کردار کی بدولت دنیا ان کو انہی ناموں سے بھی پکارتی ہے۔ آج مملکت پاکستان بھی میر جعفر اور میر صادق کے جان نشینوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق تو زیادہ ہیں کہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے عظیم حکمران بہت کم رہ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، خدا باری تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو ان جیسے غداروں سے نجات دلائے اور اس ملک پاکستان، اس ریاست کو ایک عظیم ریاست بنا دے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔